हे गाइस, सो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है गर्विश एवं दूषिविश। ये हमारे अगत तंत्र का टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अक्सर 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है गर्विश या दूषिविश। ये फिर दोनों से मिला के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गर्विश। गर्विश की परिभाषा जो हमारी अष्टांग हृदय के अनुसार है वो है नाना प्राणीय अंगशमल विरुद्ध औषधि भस्म नाम विषानाम च अल्पवीर्यानां योगो गर इति स्मृता। अब मैं आपको समझाती हूँ श्लोक का मतलब। नाना प्राणीय अंगशमल मतलब विभिन्न प्रकार के प्राणियों के अंगों के मल से विरुद्ध औषधि भस्म नाम, जो विरुद्ध औषधियाँ होती हैं, जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, विरुद्ध औषधियों की भस्म से विषाणाम च अल्पवीर्यानाम, इन दोनों से बने हुए विष, नाना प्राणियों के अंगों के मलों से और विरुद्ध औषधियों की भस्म से बने हुए विष प्लस अल्पवीर्य वाले विषों से जो बनता है उसको हम कहते हैं गर्विश। पढ़ते हैं। नाना प्रकार के प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल, विरुद्ध औषधियों की भस्म तथा अल्पवीर्य वाले विषों के योग को गर्विश कहा जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में गर्विश वो है जो कि अलग अलग तरह के प्राणियों के अंगों के मल से बनता हो, विरुद्ध औषधियों की भस्म से बनता हो या फिर अल्पवीर्य वाले विषों से बनता हो, वो हमारा गर्विश है। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, स्थावर और जांगम विष के अतिरिक्त। जो हमारा गर्विश है वो स्थावर और जांगम विष के अतिरिक्त अविष द्रव्यों के संयोग से, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया चरक ने कि अविष द्रव्यों के संयोग से, मतलब कि जो ऐसे द्रव्य जो पहले से विष नहीं है लेकिन संयोग के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद वो विष की तरह काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये टर्म्स यूज़ हुई हैं। अविष द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न होने वाला एक गर नामक भी विष होता है। यह रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। इसका पाचन शरीर में कुछ काल के बाद होता है। मतलब जो हमारा ये गर्विश है एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता, एकदम से सिम्टम्स नहीं दिखाता। इसका पाचन शरीर में कुछ काल के बाद होता है, इसलिए यह शीघ्र प्राणों को नष्ट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने गर्विश का प्रयोग किया और एकदम से आपकी डेथ हो जाएगी। इसका पाचन शरीर में कुछ काल के बाद होता है, इसलिए ये प्राणों को भी शीघ्र नष्ट नहीं करता। इवेंचुअली और ग्रेजुअली ये डेथ को कॉज करता है। फिर है गर्विश का प्रयोग। अब यहाँ पे जो ये गर्विश का प्रयोग बताया गया है ये बहुत प्राचीन समय में होता था, तो सुनने में थोड़ा अटपटा भी लगेगा आपको, बट हाँ यही दिया गया हमारी सभ्यता में। तो गर्विश का प्रयोग क्यों होता था? दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियां पति या प्रेमी को वश में रखने के लिए अपना पसीना, रज बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड को, और शरीर के अन्य अंगों के मलों को अन्न में मिलाकर देती हैं। इसी प्रकार वो शत्रुओं से प्रेरित होकर उनसे दिए गए गर अथवा कृत्रिम विष को अन्न में मिलाकर खिला देती हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एंशियंट टाइम्स में जो दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियाँ होती थी वो अपने पति या प्रेमी को वश में रखने के लिए उन्हें अपना पसीना या फिर अपना मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है या किसी भी अन्य अंगों का मल वो उनको अन्न में खाने के साथ मिला के देती थी। सेम वे में वो शत्रुओं से प्रेरित होकर उनको गर्विश भी दिया करती थी। ओके, ये गर्विश का प्रयोग है। देन है हमारे गर्विश के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है हमको याद करने। तो गर्विश के क्या क्या लक्षण होते हैं? शरीर क्रश हो जाता है, क्रश मतलब थिन, ठीक है, वीक हो जाता है, क्रश हो जाता है और पांडुवर्णी हो जाता है मतलब पेल, ठीक है। देन जो हमारी जठर अग्नि है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो मंद हो जाती है, डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है। हृदय धड़कन बढ़ना, टैकीकार्डिया जिसको हम बोलते हैं कि अपनी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। आद्यमान होता है, ठीक है, हाथों पैरों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग। विभिन्न उदर विकार जैसे कि ग्रहणी, गुल्म, ग्रहणी IBS को बोलते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के उदर विकार होते हैं और ज्वर होता है, ठीक है। अशुभ स्वप्न, स्वप्न कैसे आते हैं गर्विश का अगर प्रयोग किया गया तो? सियार, शेर, बाघ, भालू, बंदर आदि वन्य पशु, सूखी नदियों आदि को देखना, मतलब ऐसे ग्लूमी टाइप के हमें सपने आते हैं गर्विश के प्रयोग में, ठीक है। ये गर्विश के लक्षण हो गए।
देन है गर्विश की चिकित्सा के, हमें पता चल गया गर्विश है, अब हमें इसकी चिकित्सा कैसे करनी है। सबसे पहले प्रश्न परीक्षा। उक्त लक्षणों से युक्त रोगी से वैद्य को पूछना चाहिए कि कब, किसके साथ और क्या खाया है, वह खाद्य पदार्थ तुम्हें किसने दिया आदि। इन सारी बातों का पता लगा लेने के उपरांत ही वैद्य चिकित्सा प्रारंभ करें। तो हमें ये वाले लक्षण सिम्टम्स किसी में दिखाई दिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उससे पूछेंगे कि कब, किसके साथ और क्या उसने खाया है, ताकि हमें पता चले कि उसके ऊपर किसने और किस तरीके से कौन से खाने में मिला के किस तरह के गर्विश का प्रयोग किया है। ठीक है, वह खाद्य पदार्थों में किसने दिया, ये सारी हमें उससे इंक्वायरी लेनी है। ठीक है, तभी हम उसका चिकित्सा जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले शोधन चिकित्सा। ताम्र चूर्ण, ताम्र बोलते हैं कॉपर को, तो ताम्र चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर वमन कराने से हृदय की शुद्धि हो जाती है। वमन होता है वॉमिटिंग, तो ताम्र चूर्ण को हम मधु के साथ मिलाकर देंगे, जिससे उसको वॉमिटिंग हो जाएगी और उसके हृदय की शुद्धि हो जाएगी। देन नेक्स्ट है हेम प्राशन। हेम हमारा स्वर्ण को ही बोलते हैं। तो शोधन के पश्चात स्वर्ण भस्म 3 रत्ती, सबसे पहले ये शोधन हमने करा दिया, उसके बाद हम उसको 3 रत्ती की मात्रा में स्वर्ण भस्म देंगे मधु के साथ। सेवन करना चाहिए। स्वर्ण सभी प्रकार के विषों को नष्ट करता है। ये हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्वर्ण जो है वो सभी प्रकार के विषों को नष्ट करता है। देन है हमारा अगध पान। अगध उस चीज़ को बोलते हैं जो विष को नष्ट करे, तो अगध पिलाएंगे हम उसको। इसमें इन्होंने कौन से अगध का एग्जाम्पल दिया है, नागदंती आदि घृत। नागदंती आदि घृत में क्या क्या होता है, नागदंती, त्रिव्रत, दंती, द्रवंती, सेहुंड, दुग्ध तथा मदन फल। इनके कल्क से सिद्ध भैंस के घृत को 1 आढ़क गोमूत्र के साथ सिद्ध कर प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये हमारी चिकित्सा का थर्ड पॉइंट है कि हमें उसको नागदंती आदि घृत देना है। नागदंती आदि घृत हमें कैसे बनाना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो गई हमारी चिकित्सा। अब है लाक्षणिक चिकित्सा। लाक्षणिक चिकित्सा होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उनका हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ना सिम्टम्स में कि अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, तो मंद अग्नि में हमें क्या करना है, अग्निवर्धक द्रव्य देने होंगे ऑब्वियसली। मोरवा, अमृता, पीपली, पटोल, चव्य, चित्रक, वचा, मुस्ता और विडंग के चूर्ण को तक्र, गर्म पानी या कांजी के अनुपान से, ये हम देंगे उसकी अग्नि को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम अग्निवर्धक द्रव्य उनको देंगे तक्र, गर्म पानी या फिर कांजी के अनुपान से। देन अगर उसको सिम्टम्स में क्या हो रहा है, श्वास, कास या हिक्का, तो हम क्या करेंगे, त्रिफला और घी के रस में बना मकोए का साग, ये हमको देना है श्वास, कास और हिक्का वाले सिम्टम्स में। ठीक है, त्रिफला में क्या क्या आता है, हरित की, विभित की और आम्ल की, इनका घी के रस में बना मकोए का साग देना है हमको। ओके, देन है उदर रोग। अगर उदर रोग हो रहे हैं उनको सिम्टम्स के तौर पे, तो हमें क्या देना है, स्वर्ण भस्म को निर्गुंडी, भृंगराज तथा पुनर्नवा के साथ देना है। स्वर्ण भस्म को निर्गुंडी, भृंगराज तथा पुनर्नवा के साथ देना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया गर्विश का टॉपिक। अब नेक्स्ट है हमारा दूषी विष। ठीक है, तो अब दूषी विष की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। दूषितम देश काल अन्न आदि स्वप्नैर्भीक्ष नशा यस्मात् दूष्यते धातून तस्मात् दूषी विषम स्मृतम। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ, देश, काल, अन्न, दीवा, स्वाप आदि के द्वारा बार बार दूषित हुआ विष शरीर की रस आदि धातुओं को भी दूषित करता है, अतः इसे दूषी विष कहते हैं। देखो, हम ना देश है, देश मतलब जिस जगह पे हम रहते हैं, ठीक है, या वहाँ की जो औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, काल जो विकृत काल हो गया, अन्न जो हम खा रहे हैं, दिवा स्वाप मतलब दिन में सोना, इनके द्वारा बार बार दूषित हुआ विष जो है वो हमारी शरीर की रस आदि धातु, हमारी सप्त धातु होती हैं, तो दूषी विष जो है वो हमारी सातों धातुओं को दूषित करता है, इसीलिए इसको दूषी विष कहा जाता है। ओके, देन निदान। निदान क्या है, इसके निदान होता है कॉजेज एक तरीके से। ठीक है, इटियोलॉजी। तो प्रतिकूल प्रदेश, विरुद्ध काल, दूषित आहार विहार, अति व्यायाम, अति मैथुन, अति क्रोध, दिवास्वाप, मद्य एवं कुलथ आदि कारणों से शरीर में पहले से ही प्रविष्ट
दूषी विष प्रकोपित होकर धातुओं को पुनः पुनः दूषित करता है। तो प्रतिकूल मतलब कि जो आपके अनुकूल ना हो, जो हमारे लिए सूटेबल ना हो, हमारे नेचर से ऑपोजिट हो, ठीक है, ऐसा प्रदेश या विरुद्ध भी सेम ऑपोजिंग है, ऐसा काल, दूषित हमारा आहार विहार, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यायाम करना, अति मैथुन, बहुत ज़्यादा क्रोध करना, दिन में ज़्यादा सोना। दिन में सोने से क्या होता है, हमारा कफ प्रकोपित होता है। मद्य और कुलत हमारा पित्त प्रकोपक द्रव्य है। मद्य और कुलत आदि कारणों से शरीर में पहले से ही प्रविष्ट, जो पहले से ही दूषित विष हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गया है, वो इन कारणों से, हम निदान पढ़ रहे हैं ना, तो इन कारणों से वो और ज़्यादा प्रकोपित होकर धातुओं को बार बार दूषित करता है, और धातुओं को दूषित करने के कारण ही उसकी संज्ञा दूषित विष है। ओके, देन दूषित विष में हमारे पूर्व रूप क्या होते हैं? पूर्व रूप होते हैं जो हमें व्याधि के उत्पन्न होने से पहले जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम बोलते हैं पूर्व रूप। तो दूषित विष के पूर्व रूप क्या हैं? निद्रा अधिक है, नींद बहुत ज़्यादा आना, जम्भाई, यॉर्निंग, रोमांच आप समझ लीजिए हॉरिपिलेशन, गूज बम्स एक तरीके से। देन भारीपन, संधियों की शिथिलता और अंगमर्द, बॉडी एक होना, ठीक है, ये दूषित विष के पूर्व रूप हो गए। बॉडी में पेन होगा, नींद ज़्यादा आएगी, यॉर्निंग ज़्यादा होगी, भारीपन आपको फील होगा बॉडी में। ओके, देन रूप मतलब सिम्टम्स क्या होंगे? रूप मतलब क्या है? सिम्टम्स, ठीक है, और पूर्व रूप मतलब क्या है? जो व्याधि के उत्पन्न होने से पहले जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो, ठीक है। रूप, दूषित विष से पीड़ित रोगी अतिसारी, ये हमारा एक पहला हो गया सिम्टम। अतिसार, नाना वर्णों के मल वाला, ठीक है, उसका जो मलमूत्र होगा उसमें विभिन्न प्रकार के वर्ण होंगे, ठीक है। दूषित रक्त वाला, रक्त उसका दूषित हो जाएगा। प्यास, अरोचक से पीड़ित, अरुचक या अरुचि मतलब क्या होता है कि खाने का मन ना होना, एनोरेक्सिया, अरुचि से पीड़ित होगा। मूर्छा, वमन, अस्पष्ट आवाज़ और मोहित होता हुआ दूष्य उदर के लक्षणों से युक्त होता है, मतलब एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स उसको होंगे। तो क्या क्या सिम्टम्स आ जाएंगे? अतिसार होगा, नाना वर्णों का मल होगा, रक्त उसका दूषित होगा, प्यास, अरुचि, मूर्छा, वमन, आवाज़ उसकी स्पष्ट नहीं होगी, और दूष्य उदर के लक्षणों से युक्त होगा। ओके, फिर हम देखते हैं रस आदि धातुगत दूषित विष के लक्षण, मतलब जो हमारा दूषित विष है अगर वो रस आदि धातुओं में प्रवेश कर चुका है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो अगर रस में है हमारा दूषित विष तो अरुचि होगी, खाने का मन नहीं करेगा। अगर रक्त में है तो हमें स्किन डिसीजेज होंगी जैसे कि मंडल, कोट, कुष्ठ। अगर मांस में है तो मांस अर्बुद हो सकता है। अगर मेद में है तो मेदोग्रंथि हो सकती है। अगर अस्थि में है तो अधिदंत। अगर मज्जा में है तो तमह प्रवेश। अगर शुक्र में है हमारा दूषित विष तो क्लैब्य। जो रसादि सप्त धातु हैं उनमें जैसे जैसे दूषित विष प्रवेश करता जाएगा वैसे वैसे ये वाले लक्षण उत्पन्न होते जाएंगे, ठीक है। फिर है इसका साध्य असाध्यत्व। संयमी व्यक्तियों में अल्पकालीन दूषित विष साध्य है। अल्पकालीन जो कम समय हुआ है जिसको, वो वाला दूषित विष साध्य है संयमी व्यक्तियों में, ठीक है, जो पेशेंस रखेंगे। 1 वर्ष का पुराना याप्य है। याप्य मतलब क्या होता है? पैलिएबल, ठीक है, मतलब कि जब तक वो दवाई खा रहे हैं तब तक सही रहेंगे, जब तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, लेकिन उनके अंदर से वो बीमारी ख़त्म नहीं होगी। ओके, तो 1 वर्ष से पुराना अगर आपका दूषित विष है तो वो याप्य है। तथा अहितकारी वस्तुओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों में यह असाध्य होता है। अगर वो अहितकारी वस्तुओं का सेवन करते ही जा रहे हैं तो उनका दूषित विष जो है असाध्य है, वो ट्रीटेबल नहीं है। फिर जिनमें साध्य है उनमें चिकित्सा क्या हमें करनी है? दूषित विष से पीड़ित रोगी को अच्छी प्रकार स्वेदन देकर वमन तथा विरेचन कराकर शोधन कराना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या कराना है? स्वेदन कराना है, उसके बाद शोधन कराना है। शोधन कैसे कराना है? वमन और विरेचन देकर। फिर उसे निरंतर निम्न दूषित विषारी अगध का कुछ दिनों तक लगातार सेवन कराना चाहिए। हमने स्वेदन करा दिया, फिर हमने शोधन करा दिया वमन और विरेचन देकर, उसके बाद हमें दूषित विषारी अगध देना है, उसको कुछ दिनों तक कॉन्टिन्यूसली सेवन कराना है, ठीक है। दूषित विषारी अगध में हमारा क्या क्या है? तितली, भ्रामक, मासी, लोध, मोथा,
हुल सूक्ष्म एला स्वर्ण गैरिक, इन्हें मधु में मिलाकर सेवन कराना चाहिए। ये हमारा दूसरी विषारी अगत हो गया कि हमें ये जो द्रव्य हैं इनको मधु के साथ मिलाकर सेवन कराना है। मात्रा इसकी रहेगी 1 से 3 ग्राम और दिन में 2 बार इसको मधु के साथ देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया गर्विश और दूषित विष का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।